बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू इस्लामिक हिस्ट्री सीरीज़ के अंदर आज हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे फ़ातिमिड एम्पायर या फ़ातिमिड कैलिफेट की, या फिर इसे अबैदीन एम्पायर भी जो है वो कहा जाता है। ठीक है जी, तो आज इसकी बात करते हैं और देखते हैं कि जो फ़ातिमी खिलाफत है ये एक्चुअली में कब से कब तक रही और किस तरह से जो है इसने उरूज हासिल की और किस तरह से जो है वो इसका ज़वाल हुआ। अब सबसे पहली बात तो ये है कि अगर इस डायनेस्टी की हम बात करें या खिलाफत की बात करें तो ये 909 एडी से स्टार्ट हुई और 1171 एडी पे जो है वो एंड हुई, यानी तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि 200 साल तक जो है ये फ़ातिमी खिलाफत जो है वो चली, फ़ातिमी शिया खिलाफत। अब यहाँ पे कुछ कंट्रोवर्सीज़ भी हैं। अब जैसे कि बहुत सी जगहों पे ये माना जाता है, बहुत से स्कॉलर्स ये मानते हैं कि भाई फ़ातिमीड जो है या फ़ातिमी खिलाफत इसको कहना नहीं चाहिए, बल्कि इनको जो है वो उबैदीन खिलाफत कहना चाहिए, क्योंकि ये असल में फ़ातिमी खिलाफत नहीं थी। लेकिन क्योंकि इनका जो क्लेम था इस खिलाफत का, ठीक है, वो यही था कि ये जो है वो इनका ताल्लुक जो है वो हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली से है, तो इस वजह से जो है ये फ़ातिमी खिलाफत उन्होंने कहलाई ख़ुद को, तो ये ख़ुद को मानते थे फ़ातिमी खिलाफत ही कहते थे, अलवी शिया। अब उसके अंदर जो शियाइज़म है उसमें भी अब दो ब्रांचेज़ हैं, वहाँ पे भी इनके ऊपर कहीं पे तनकीद है, कहीं पे वो शियाइज़म मानते हैं कि ये हमारी डायनेस्टी है, कहीं मानते हैं कि नहीं, क्योंकि ये असल में इस्माइली शिया जो हैं, ठीक है, इस्माइली शिया या खानी जिनको पाकिस्तान के अंदर कहा जाता है, तो वो शिया जो है उनकी ये डायनेस्टी थी बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे जब आगे बढ़ेंगे तो उसको भी साथ में डिस्कस करेंगे ताकि जो थोड़ी कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो। तो देखिए, अब यहाँ पे आप मैप के अंदर देखिए तो एक साइड पे आपको अब्बासीड कैलिफेट नज़र आएगी, ठीक है, और दूसरी साइड पे जो है वो उमैयद नज़र आएगी। अब यहाँ पे जो बनु उमैया है ये तो एक्चुअली में यहाँ पे जो शाम के अंदर थी वही है कि वहाँ पे जब वो ख़त्म हुई तो उसके बाद यहाँ पे अब्दुर्रहमान ने यहाँ पे आके इसकी बुनियाद रखी, जिसको ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो के अंदर स्पेन इस्लाम के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, दूसरी साइड पर जब अब्बासी खिलाफत बनी तो तब तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था उसका, और इवन ये जो आज आपको ये फ़ातिमी जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर मैप के अंदर, ये सारे का सारा एरिया भी जो है वो अब्बासियों के ही अंडर था। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब अब्बासियों का जोर टूटने लगा और सल्जोक आके घुसे वहाँ पे, इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, ठीक है, तो उसकी वजह से सल्जोक तुर्क जो घुसे तो फिर यहाँ पे खिलाफत टूटना स्टार्ट हो गई, छोटी छोटी डायनेस्टीज़ बन गई। जो डायनेस्टीज़ थी गो के वो इंडिपेंडेंट थी, लेकिन फिर भी वहाँ पर अब्बासी बादशाह का खुतबा ही पढ़ा जाता था। ये एक जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर जब इनका प्रेशर अब्बासियों का टूटा, कम हुआ, तो उसके बाद यहाँ पे जो है ये फ़ातिमी डायनेस्टी यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड हुई और यहाँ से ये स्टार्ट हुई, ठीक है, कैरोन से, और उसके बाद करते करते फिर ये मिस्र इनके अंडर आया और ये अफ्रीका का पूरा नॉर्थ अफ्रीका जो है वो इनके अंडर आया। अब यहाँ पे मैप के अंदर दिखाया जा रहा है कि ये जो है कुछ सऊदी अरब का कुछ एरिया और यमन का कुछ एरिया है, तो ये एक्चुअली में यहाँ पे करामता जो फ़िरका था, ठीक है जी, करामता भी एक्चुअली में उनको भी फ़ातिमी ही कहा जाता है, कुछ फ़ातिमी कहा जाता है, कुछ सेपरेट। जैसे अब सुन्नी इस्लाम की बात करें तो उसके अंदर सब ब्रांचेज आ जाती हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही जो है करामता कुछ थोड़े से इनके व्यूज़ डिफरेंट हैं, तो यहाँ पे इनकी थी तो उनको भी फ़ातिमीद के अंदर ही साथ में शामिल किया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं कैसे जो है ये इस्टेब्लिश हुई। अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये जो फ़ातिमीड है, जैसे मैंने कहा कि इसको फ़ातिमीड खिलाफत भी कहा जाता है, डायनेस्टी कहा जाता है, या फिर उबैदीन डायनेस्टी कहा जाता है, क्योंकि उबैदुल्लाह महदी जो है उसने इसकी बुनियाद रखी थी। ठीक है जी, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी, तो जिसके नाम के ऊपर इनको उबैदीन खिलाफत कहा जाता है। तो फ़ातिमीड इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने क्या कहा जी कि हमारा जो ताल्लुक़ है वो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत अली के ख़ानदान से है। ठीक है, यानी कि हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा जो सैयद हैं, ठीक है, उन जो प्योर सैयद जिनको हम कहते हैं, तो उनसे इनका ताल्लुक़ है, इन्होंने ये क्लेम किया। अब हम ये जानते हैं कि ये इशू जब स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे ये इशू उसी टाइम पे स्टार्ट हो गया था कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो रहलत हुई, तो उस टाइम पे जो एक ग्रुप था जिसने ये सपोर्ट किया था कि हज़रत अली जो हैं, ठीक है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला उनको जो है वो होना चाहिए था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उन इमाम होना चाहिए था। ठीक है, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद विरासत जो है वो उनके ख़ानदान में आनी चाहिए थी, लेकिन हज़रत अबू बकर को क्यों मिली, ये ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ, इसलिए आप इसके ऊपर जो है वो जो पहली एपिसोड्स हैं इस्लामिक हिस्ट्री की, वहाँ जाके आप इसको डिटेल से देख सकते हैं कि क्या इशू बना था। तो एक्चुअली में पॉइंट ये है कि जो हज़रत अली के फॉलोअर्स थे, अलवी जिनको उस टाइम पे कहा जाता था, तो ये अलवी ही की ब्रांच है। ठीक है, अलवी जिनको अब हम जो है वो बेसिकली कहते हैं शिया, कि भाई वो शिया हैं। ठीक है, तो वो जो शियाइज़म था तो वो अलवी जो थे ये एक्चुअली शियाइज़म था, तो वहाँ से सेपरेट हो गया। तो उन्होंने क्या किया, खुफिया तौर पे अपना एक पूरे का पूरा जो सिलसिला था वो फैला दिया था अरब के अंदर। ठीक है, जहाँ जहाँ यानी इस्लाम फैल रहा था वहाँ वहाँ ये फैलाया जा रहा था कि भाई क्योंकि हम अहले बैत हैं तो इस वजह से जो है आप हमें सपोर्ट करें और हमारी जो है वो आगे जो है वो
जो नस्ल चलेगी तो उसमें से जो है वो इमाम महदी का ज़हूर होगा, ठीक है। तो ये क्लेम किया जाता रहा एक्चुअली में, और जिसके ऊपर लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा इनकी तरफ फिर रग़बत भी हुई और लोग इनके साथ शामिल भी हुए, ठीक है। यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर आप देखिए कि ये आगा खानी है और ये आगा खानी इमाम है। एक्चुअली में आगा खान टाइटल है जो इनके इमाम हैं, ठीक है। और ये मानते हैं कि इनका हाजिर इमाम है, जैसे कि असनाशरी शीए हैं जिनका बता चुका हूँ, वो 12 इमामों को मानते हैं। एक ज़ैदीन हैं, ठीक है, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को फॉलो करते हैं। तो इस तरह से इनमें जो है ये जो है इनका मानते हैं कि इमाम चल रहा है। तो अभी 49 49वां इमाम जो है वो इनका इस टाइम पे चल रहा है और ये उनको मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, ठीक है। अब उसमें अगर हम बात करें तो नॉर्थ अफ्रीका और इजिप्ट के अंदर इनकी जो है वो डायनेस्टी बनी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जब अपनी दावत और तबलीग का काम स्टार्ट किया तो अरब के अंदर तो इन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई और अरब के अंदर ने कम सपोर्ट मिली। उसके नतीजे के तौर पे इन्होंने क्या किया कि अपनी जो एक बैत है, अपनी जो एक यानी कि प्रीचिंग्स हैं उसको फैला दिया नॉर्थ अफ्रीका तक और साथ में इजिप्ट में फैला दिया। तो यहाँ पे इन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है वो आसानी हुई और इनकी काफ़ी बड़ी तादाद जो है यहाँ पे फॉलोअर्स की अहले बैत की हो गई। अब जैसे नाम का मैंने कहा तो नाम हज़रत फ़ातिमा के बाद जो है फ़ातिमी डायनेस्टीज़ को माना जाता है और इस्माइलिया शिया इन्हें कहा जाता है, ठीक है। ये इस्माइली जो हैं वो शिया हैं। अब यहाँ पे भी एक डिबेट है और डिबेट सिंपली क्या है, क्योंकि मैं फ़िरका वारियत के अंदर तो बिल्कुल बात नहीं करूँगा, ठीक है। हम नॉलेज ले रहे हैं तो सिंपली नॉलेज ही को डिस्कस करेंगे। लेकिन डिबेट छोटी सी ये है कि जो शिया हैं जो 12 इमाम को मानते हैं, ठीक है, तो वो ये मानते हैं कि भाई ये जो इस्माइली शिया हैं, ठीक है, जो कि इमाम जाफ़र सादिक के जो छोटे साहबजादे हैं, ठीक है, इमाम इस्माइल से जिनकी नस्ल चली, जो ये मानते हैं, तो ये उनका इख्तिलाफ़ करते हैं कि उनकी जो प्रीचिंग्स हैं वो इस्लाम से बिल्कुल अलग हैं और इवन ये उन्हें इस मुसलमान ही नहीं कंसिडर करते। ये जो दूसरे शिया हैं कुछ कंसिडर करते हैं लेकिन कुछ जो है इन्हें कंसिडर भी नहीं करते कि भाई ये ना शिया हैं ना मुसलमान हैं, क्योंकि इनकी प्रीचिंग्स ही कुछ मुख्तलिफ हैं इस्लाम से या शियाइज़म से। तो बेसिकली हुआ ये कि जब इमाम जाफ़र सादिक जो हैं उनके साहबजादे एक इमाम मूसा काजिम और दूसरा इमाम इस्माइल थे। अब इमाम जाफ़र सादिक माना ये जाता है कि उन्होंने नॉमिनेट नहीं किया था कि भाई उनके बाद जो है वो किसको इमाम माना जाएगा। तो जो 12 इमाम को मानते हैं जो शिया, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इमाम मूसा काजिम जो हैं इनको अपना इमाम माना। लेकिन जो दूसरे थे उन्होंने क्या किया, इमाम इस्माइल को माना। अब इमाम इस्माइल के बारे में ये भी है कि ये हज़रत इमाम जाफ़र सादिक जो हैं उन्हीं की ज़िंदगी में फ़ौत हो चुके थे, यानी कि इनकी वफ़ात जो है वो इमाम जाफ़र सादिक से पहले हो गई थी। तो बेसिकली फिर इन्हीं को इमाम मूसा काजिम को मानना चाहिए था, गो के खैर फिर इन्होंने इमाम इस्माइल को माना। वो भी क्लेम कैसे हुआ कि उसमें ऐसा हुआ कि तब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से ही जो है वो करामता सामने आए थे और हमने देखा था कि करामता ने किस तरह से जो है वो इस्लाम को और उसके बिलीव्स को चेंज करना स्टार्ट कर दिया और बिल्कुल एक अलग से फ़िलासफ़ी दी इस्लाम की, जिसमें नमाज वगैरह और इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको कहा कि भाई इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक नया बिल्कुल नई फ़िलासफ़ी करामता ने दी और ख़ास करके यमन के अंदर इनका बहुत ज़्यादा प्रेशर था और वहाँ पे इनकी प्रीचिंग्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो ये काम तो उसी टाइम पे जो है वो चल रहा था। और अब्दुल्ला बिन सबा जो है फिर ख़ास करके हज़रत उस्मान के टाइम पे जो है ये हमने देखा कि जो एक सामने आया कि हज़रत उस्मान की शहादत की वजह बनी और उसके बाद से ख़ास करके फिर उमैया डायनेस्टी आई जो कि अलवियों के बिल्कुल मुखालिफ थी और उसने जो है उमैया डायनेस्टी ने या बनो उमैया ने जो है वो अलवियों के ऊपर बहुत ज़्यादा मुजालिम किए, जिसके नतीजे के तौर पर अलवी जो है वो अंडरग्राउंड हो गए, ठीक है, अंडरग्राउंड हो गई, अपनी प्रीचिंग्स करते रहे। अब फिर यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि ये अलवी अब 2 हिस्सों में तकसीम है, तो उस वजह से फिर आगे जो हम जाके देखेंगे ये तकसीम ही होगी। तो बेसिकली अभी हम ओवरऑल अलवियों की ही बात कर रहे हैं कि इन्होंने जो फिर अपनी जो तालीमात फैलाई अहले बैत के नाम के ऊपर, तो वो खुफिया तौर पे ही जो है वो स्प्रेड होती रही। और उमैया डायनेस्टी क्योंकि अब जितने साल भी ये चली 90 साल, तो तकरीबन इन 90 सालों में बहुत ज़्यादा जो है वो जुल्म किया गया अलवियों के ऊपर, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इनकी एग्जीक्यूशन की गई, इन्हें बंद किया गया, इन्हें घोड़ों के पीछे जो है वो बांध के इन्हें भगाया गया, घोड़ों को, इतना जुल्म हुआ। उसके बाद जब अब्बासी खिलाफत आई तो अब्बासी खिलाफत में भी इनके साथ ऐसा ही किया गया जो कि उमैया डायनेस्टी के ऊपर किया गया, क्योंकि अब अब्बासी खिलाफत भी एक्चुअली में बात फिर वहीं पे है कि ये चाहते थे खिलाफत इनके पास आए, अहले बैत के पास आए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये उनके भी मुखालिफ हो गए। तो यहाँ से अब्बासी खिलाफत के टाइम से जब अब्बासी खिलाफत स्टार्ट हुई तो उस टाइम से यहाँ से ये जो इस्माइली शिया हैं ये सामने आए और इन्होंने अपनी प्रीचिंग्स को बढ़ाया और इन्होंने जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपने आप को बढ़ा के अपनी एक जो है वो स्टेट डेवलप की। तो यहाँ पे ये हम जो बात करेंगे फातिमी खिलाफत की, तो ये इस्माइली शिया खिलाफत की बात होगी, ये शिया खिलाफत की बात नहीं होगी जो कि ओवरऑल जिनको हम शिया मानते हैं या जो हम बात करते हैं ईरान की शियाइज़म की या पाकिस्तान के अंदर जो शिया हैं उनकी, ऐसा नहीं, बल्कि इस्माइली कम्युनिटी है जो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बात करें कराची में बड़ी में है और उसके अलावा जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है वहाँ पे हुंज़ा और चित्राल के अंदर काफ़ी मिकदार में यहाँ पे बड़ी तादाद इनकी मौजूद है, ठीक है।
अब अगर बेसिक बिलीव्स की बात की जाए इनकी, तो इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अब यहाँ पे क्योंकि इनकी जो बेसिक बिलीव्स हैं वो हमारे सामने उस तरह से नहीं आ सकते, उसकी जो सबसे बड़ी वजह ये है कि इनके ऊपर कोई भी बुक नहीं मौजूद, ठीक है, और ना ही इनके ऊपर कोई बुक लिख सकता है, क्योंकि अगर आप इनके ऊपर कोई बुक लिखेंगे तो आपको कॉपीराइट का क्लेम आएगा और आपको नहीं लिखने दी जाएगी। तो इस वजह से इनके ऊपर कोई भी आपको जो स्टैंडर्ड बुक है या कोई इस तरह की जो प्रीचिंग जैसे बाकी हर मजहब की आपको मिलेगी तो वो देखने को नहीं मिलेगी इस्माइलिज्म के अंदर। ये काफ़ी ज़्यादा इनकी सख्ती है, क्योंकि जो इस्माइली कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जो 19वीं सेंचुरी के अंदर पास हुआ, तो उसके अंदर उन्होंने मना किया हुआ है कि कोई भी शख्स जो इस्माइली कम्युनिटी का भी होगा, अगर वो कोई भी तालीमात जो प्रिंस आगा खान की हैं, ठीक है, वो भी अगर पब्लिश करता है तो वो जो है वो आगा खान मजहब से एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरह की कुछ इनकी बड़ी सख्त जो है वो अहकामात मौजूद हैं। तो इस वजह से इनकी कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपरली समझना बहुत मुश्किल है। सिंपली कॉन्सेप्ट्स क्या हैं इस्माइलिज्म के, कि इनका जो शहादत का कलमा है, सबसे पहले अगर बात की जाए कलमे की तो वो मुख्तलिफ है, ठीक है, वो पहले तो यही है ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन उसके बाद फिर अली अमीरुल मोमिनीन और अली अल्लाह जो है ये साथ में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ हैं, जैसे मैंने कहा कि बहुत से इमाम या उलमा इनके ऊपर जो है वो बहुत से फतवे भी दिए हुए हैं, लेकिन बात फिर वही है तो इस्लाम ही। और नमाज का इनका तरीका क्या है कि 5 नमाजें इनकी नहीं होती, बल्कि ये 3 नमाजें पढ़ते हैं, और नमाजें भी नहीं बल्कि ये दुआ होती है असल में इनकी, ठीक है, और वो भी उसका तरीक़ाकार क्या है कि मस्जिद के अंदर नहीं होती बल्कि इबादत खाने के अंदर जो है वो होती है। इबादत खाना इनकी जो मस्जिद जैसे हमारी है तो वैसे ही ये इबादत खाना उसको नाम देते हैं। इसी तरह रमज़ान के रोज़े इनके नहीं होते, बल्कि ये अलग से जो है वो इनके मखसूस रोज़े हैं जो ये रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह इनकी ईद का जो कॉन्सेप्ट है वो भी नहीं होता, लेकिन फिर भी ये ईद सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। ज़कात जो है ये नहीं देते, जो 2.5% ज़कात देनी होती है, बल्कि ये क्या करते हैं कि 12.5% जो है हर माह, साल के आखिर में नहीं बल्कि हर माह 12.5% जो ज़कात है, ये ज़कात किसको देते हैं, जो आगा खान NGOs हैं या जो इदारे हैं उनको देते हैं, यानी अपने मजहबी जितने भी इनके इदारे हैं उनको ये ज़कात देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हज जो है ये नहीं करते, बल्कि ये मानते हैं कि आगा खान को देखना जो है, क्योंकि आगा खान को नाउज़ुबिल्लाह, अब ये कॉन्सेप्ट है इनके अंदर, अब क्या मानते हैं, आगा खान को ये अल्लाह का अवतार मानते हैं, ठीक है। तो उसके नतीजे के तौर पे ये मानते हैं कि भाई जब आगा खान को देख लिया तो हज हो गया, यहाँ तक कि माना जाता है। अब ये इसमें कितना जो है वो सच्चाई है, लेकिन आगा खान जो हैं वो अपना जो नहाने का पानी है, माना जाता है कि वो उसे भी बहुत ज़्यादा मुकद्दस समझते हैं, और ये लोग उसको भी इस्तेमाल करते हैं। तो क्योंकि ये समझते हैं कि अल्लाह के अवतार हैं, तो फिर आप सोच लें कि क्या स्टैंडर्ड दिया हुआ होगा इनके नज़दीक होगा। तो इस वजह से फिर ये कुछ इनके बेसिक अकायद है। बाकी मैंने जैसे कहा कि कुछ आप इनके अकायद जान नहीं सकते, और इनके अकीदे के मुताबिक इमाम मेहदी जो है वो गुजर चुके हैं, क्योंकि इमाम मेहदी के नाम के ऊपर ही तो एक्चुअली में इनकी जो डायनेस्टी थी, फातिमी डायनेस्टी, वो बिल्ड हुई थी। तो उस लिहाज से इमाम मेहदी गुजर चुके हैं, ठीक है। लेकिन जो बाकी शिया हैं, जो 12 इमाम के मानने वाले हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई अभी नहीं। इसी तरह सुन्नी इस्लाम में जो है वो अभी तक ऐसा नहीं कि भाई इमाम मेहदी अभी तक आए हों, ठीक है। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन अब इनके कॉन्सेप्ट जो हैं वो मैंने जैसे कहा कि जो ऑर्थोडॉक्स शिया हैं जो, या फिर जो सुन्नीज़म है, उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, और इसी वजह से बहुत से जो उलमा हैं, सुन्नी या शिया उलमा, वो क्लेम करते हैं कि भाई ये मुसलमान ही नहीं थे। खैर ये उनका क्लेम है, हम इसके ऊपर डिबेट नहीं करते, हम इसे इस्लामिक डायनेस्टी ही जो है वो उसके हिसाब से डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि इनकी कुछ बिलीव्स की बात की, तो जो आगा खानी है, इनको आगा खानी भी कहा जाता है। तो आगा खानी ये पाकिस्तान के अंदर इनकी बात की जाती है कि भाई आगा खान जो 19वीं सेंचुरी के अंदर ईरान से यहाँ पे आए, और फिर यहाँ पे आके उन्होंने अपनी सर्विसेज दी। इवन देखा कि पाकिस्तान बनने में उनकी कितने इंपॉर्टेंट जो है वो किरदार रहा, ठीक है, खास करके मुस्लिम लीग के सदर रहे। उसके बाद हमने देखा कि कायद आज़म के लिए क्लेम किया जाता है कि कायद आज़म जो है वो आगा खानी शिये हैं, और बाद में कन्वर्ट हुए या वही रहे, बहुत क्लेम किया जाता है इसी तरह से, ठीक है। तो ये क्लेम्स हैं, अब मैं इसके ऊपर डिबेट नहीं करना चाहता, और यानी कि इन लोगों का बहुत अहम रोल है। इसी तरह से आप देखें हाशू फाउंडेशन जो है, मेरिट या पीसी या सरीना होटल की जो चेन है पाकिस्तान के अंदर 5 स्टार्स की, ये बहुत बड़ा ये मल्टी डॉलर बिजनेस है। ये इस ग्रुप से जो है, इनका ग्रुप है हाशू फाउंडेशन का। आगा खान हॉस्पिटल आप कराची बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें, वो सारे का सारा इन्हीं का इस्माइली शिया के अंडर ही आता है। तो बहुत ज़्यादा सर्विसेज इनकी मौजूद हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट ने माना जाता है, ठीक है, आगा खान को, कि अपने पैसे से जो है ये दुनिया के सर्व करते हैं, खासकर पाकिस्तान के अंदर सर्व करते हैं। ख़ुद ये फ्रांस के अंदर जो है वो मुकीम है, तो इनकी लाइफ कुछ और तरह की है। तो इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब जो हम खिलाफत जिसका जिक्र करने लगे हैं, ये हम मिस्र और अफ्रीका के अंदर की बात कर रहे हैं। तो माना ये जाता है मिस्र और अफ्रीका के अंदर जो फातिमी खिलाफत है, उसके जो कुछ अकायद हैं वो ये नहीं थे जो अभी के जो इस्माइलीज़म के हैं। वो मस्जिद में जाते थे, वो 5 नमाजें पढ़ते थे, उनके अकायद मुख्तलिफ थे। अब के जो इस्माइली शिया हैं या खानी हैं, इनसे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थे। तो एक ये क्लेम भी जो है वो मौजूद है, ठीक है। ये तो बेसिक इनकी इन्फॉर्मेशन है। अब आगे बढ़ते हैं।
और बात करते हैं जी एम्पायर की, कि एम्पायर जो है वो स्टार्ट कैसे हुई, यानी जो आगाज़ है वो आगाज़ कैसे हुआ और किस तरह से जो है वो फातिमी खिलाफत जो है उसका आगाज़ हुआ, या उबैदैन की जो खिलाफत है उसका आगाज़ हुआ। अब जैसे मैंने आपको कहा कि भाई जो बनु अब्बास का ज़माना था, तो बनु अब्बास के ज़माने में क्या हुआ कि खुफिया तौर पर जो है वो उसी तरह से जो प्रीचिंग्स हैं वो चलती रहीं अहले बैत के हक़ में, ठीक है, कि भाई इन्होंने कहा कि इमाम मेहदी आने लगे हैं, और इमाम मेहदी के नाम के ऊपर इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने लोगों से बैत लेना स्टार्ट कर दी। और इनका ये क्लेम था, जो इस्माइली शिया हैं इनका ये क्लेम था कि भाई जो इमाम मेहदी हैं वो इस्माइली होंगे, वो इस्माइली नज़ाद होंगे, यानी हज़रत फ़ातिमा और हज़रत जो है वो अली की औलाद में से होंगे और इस्माइली होंगे। तो इनका एक क्लेम था, तो इस वजह से लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा फॉलो भी किया और खुफिया तौर पे इनकी बैत का सिलसिला चलता रहा। तो माना जाता है कि जो मोहम्मद हबीब नामी एक शख्स है, इस शख्स ने क्लेम किया, ठीक है जी, मोहम्मद हबीब जो है, अब ये यहाँ पे भी दो राय है, एक ही राय है, जैसे अब इस्माइलियों से अगर आप पूछेंगे तो कहेंगे मोहम्मद हबीब जो है वो इस्माइली थे, और इनका इस्माइली यानी जो इमाम जाफ़र सादिक हैं उनके ख़ानदान से ताल्लुक़ था। लेकिन जो दूसरे हैं वो ये मानेंगे कि भाई इस शख्स ने वैसे ही क्लेम किया कि भाई ये जो है वो इमाम जाफ़र की औलाद में से या इमाम इस्माइल की ख़ास करके औलाद में से है, तो इसने ये क्लेम किया मोहम्मद हबीब ने। तो इन्होंने क्या किया, मोहम्मद हबीब एक काफ़ी मजहबी शख्स था, इस बंदे ने जो है अपनी प्रीचिंग्स को बढ़ाया, आहिस्ता आहिस्ता करते करते जब इसके फॉलोअर बढ़ने लगे तो और बहुत से लोग आके ज्वाइन करने लगे। और इन्होंने किस नाम के ऊपर फॉलोअर्स बढ़ाए कि भाई बहुत जल्द जो है, बहुत जल्द की मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम पे, कि बहुत जल्द जो है वो इमाम मेहदी का ज़हूर होने वाला है। और इस बात के ऊपर उन्होंने क्या किया जी, एक ग्राउंड को प्रिपेयर किया, यानी अपने फॉलोअर्स को बढ़ाया, और ख़ास करके यमन के अंदर या अफ्रीका के अंदर बहुत बड़ी तादाद में मोहम्मद हबीब के फॉलोअर्स बने, ठीक है। उन्हीं में से फिर एक शख्स जो था रुस्तम बिन हसन जो है, इसको माना जाता है ये जो रुस्तम था ये आया इसी तरह से मोहम्मद हबीब के पास, और मोहम्मद हबीब का बहुत बड़ा मोतकी था। तो इस बंदे को फिर जो है वो प्रीचिंग्स, बेसिक प्रीचिंग्स दे के उसके बाद यमन भेज दिया गया कि भाई तुम जाओ और यमन में जाके जो है वो इस्माइलिया की क्या करो, वहाँ पे जाके लोगों से बैत लो और उन्हें बताओ कि भाई बहुत जल्द जो है वो इमाम मेहदी का ज़हूर होने लगा है। इस बात के ऊपर यमन भेज दिया। इसी दौरान एक और शख्स आया अबू अब्दुल्ला, और इसका ताल्लुक था बसरा से, बसरा इराक से इस बंदे का ताल्लुक था। अब ये जो अबू अब्दुल्ला है एक्चुअली में यही वो सबसे पावरफुल अथॉरिटी है जिस बंदे ने या जिसकी बिना पे जो है वो फातिमी डायनेस्टी कायम हुई एक्चुअली में अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो अबू अब्दुल्ला आया इसी तरह से मोहम्मद हबीब के पास, और मोहम्मद हबीब ने जब देखा कि अबू अब्दुल्ला काफ़ी पावरफुल शख्स है, और अबू अब्दुल्ला को बेसिक टीचिंग्स दी, और उसके बाद से भेज दिया यमन कि भाई तुम ऐसा करो, यमन जाओ और यमन में जाके जो रुस्तम है, रुस्तम बिन हसन, उसके पास जाओ और जाके देखो कि किस तरह से लोगों को दावत दी जाती है। फिर उसके बाद तुम वहाँ से अफ्रीका चले जाना, ठीक है। तो वो अबू अब्दुल्ला कुछ दिन यहाँ पे रहा, उसके बाद अबू अब्दुल्ला यमन चला गया, यमन से प्रीचिंग्स का तरीका सीख के अफ्रीका गया, वहाँ से मक्का मदीना आया और वहाँ से अफ्रीका चला गया। और वहाँ अफ्रीका जाके तो उसने क्या किया, वहाँ पे प्रीचिंग्स का सिलसिला शुरू कर दिया, और मोहम्मद अब्दुल्ला को, ठीक है, ये भी बता दिया मोहम्मद हबीब ने कि भाई जो मेरा बेटा है उबैदुल्ला, किसका बेटा, मोहम्मद हबीब का बेटा उबैदुल्ला जो है, जिसके नाम के ऊपर खिलाफत बनी हुई है, उबैदुल्ला मेहदी भी जिसे कहा गया, ठीक है। तो कहा ये जो उबैदुल्ला मेरा बेटा है एक्चुअली में तुम इसके असिस्टेंट बन के जा रहे हो, और ये जो है ये इमाम मेहदी है। अब बात को समझ रहे हैं ज़रा, कि मोहम्मद अब्दुल्ला को क्या कहा, अबू अब्दुल्ला को, कि तुमने जाके यमन के अंदर और सॉरी अफ्रीका के अंदर और मिस्र के अंदर क्या कहना है कि भाई ये जो मोहम्मद हबीब का जो बेटा है अबू अब्दुल्ला, ये इमाम मेहदी है, और उसके लिए तुम जो है बैत ले रहे हो। तो इसी तरह से गया, उसने जाके आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे सिलसिला स्टार्ट किया, और बहुत तेज़ी के साथ वो सिलसिला फैला, ठीक है। बहुत ज़्यादा फॉलोअर जो है वो मानने आ गए, और किस बात के ऊपर, इमाम मेहदी के ज़हूर के ऊपर, कि भाई बहुत जल्द इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, इसलिए बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने उसे फॉलो किया। और करामता सिटी जो है, कतामा सिटी, सॉरी, यहाँ पे जो कतामा सिटी है इसको यहाँ पे आके जो है वो हेडक्वार्टर बनाया कतामा को, और कतामा सिटी के अंदर आके अपनी प्रीचिंग्स को स्टार्ट किया और लोगों को यकीन दिलाया कि जो इमाम मेहदी का ज़हूर है वो एक्चुअली में इसी शहर से होगा, ये जो कतामा है इसी शहर से इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। तो इस बिना पे बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने ज्वाइन किया अफ्रीका के अंदर अबू अब्दुल्ला को, अबू अब्दुल्ला की मूवमेंट को। और ये बात जब गवर्नर मिस्र को पता चली, यानी अफ्रीका का जो गवर्नर था, जब उसे ये बात पता चली तो उसने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, एक जो है वो मैसेंजर भी भेजा अबू अब्दुल्ला के पास कि भाई अगर तुम बाज ना आए अपनी प्रीचिंग से और ये जो दावत तुम दे रहे हो, ठीक है, इमाम मेहदी के नाम के ऊपर, तो तुम्हारे खिलाफ सख्त एक्शन होगा। तो अबू अब्दुल्ला भी इतना स्ट्रांग हो चुका था कि उसने जो है फिर एलची को वापस भेजा, और नतीजे के तौर पे जो है फिर क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका था तो ऐसे में जंगें स्टार्ट हो गई, ठीक है। लोकल लेवल्स के ऊपर छोटी छोटी जंगें हुई, जिन जंगों के नतीजे के तौर पर जो है वो मुख्तलिफ इलाके जो है वो फतह होते गए, और वो फतूहात जो है वो शामिल होती गई अबू अब्दुल्ला की लिस्ट के अंदर। और अबू अब्दुल्ला जो है वो ग्राउंड तैयार करता
रहा उबैदुल्ला मेहदी के लिए, ठीक है। इस तरह से यानी आहिस्ता आहिस्ता करते 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 क्या हुआ कि एक बड़े एरिया के ऊपर जो है वो अबू अब्दुल्ला ने जो है वो क्लेम किया और बड़े एरिया के ऊपर जो है वो इमाम मेहदी के नाम के ऊपर हुकूमत करके बैठ गया। अब क्या था, इसी दौरान यहाँ से जो है इस अबू अब्दुल्ला ने अपने भाई को यानी अबू अल अब्बास को भेजा कि भाई जाओ जाके उबैदुल्ला को ले आओ, उबैदुल्ला को या उर्फ़ आम में इमाम मेहदी को जो है उनको ले आओ और उन्हें बताओ कि आपके लिए यहाँ पे ग्राउंड बिल्कुल तैयार है जनाब, आप आ जाइए, आके अपनी इमामत का जो है वो अनाउंसमेंट कीजिए और यहाँ पे जो है आपकी खिलाफत स्टार्ट हो जाएगी। अबू अल अब्बास और कुछ और लोगों को भेजा, तो अपना भाई था अबू अल अब्बास अब्दुल्ला का, इसको भेज दिया। इस तरह से ये गए और इन्होंने जाके जो है वहाँ से क्या किया जी, अबू अब्दुल्ला को उबैदुल्ला जो है उसको लेके आ गए। तो उबैदुल्ला को उबैदुल्ला मेहदी जैसे मैं कहा आया, तो उबैदुल्ला मेहदी को जब अफ्रीका आया तो यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। बचता बचाता फिरा, लेकिन उबैदुल्ला को और अबू अल अब्बास दोनों को यानी अबू अल अब्बास और उबैदुल्ला दोनों को जो है वो यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके दोनों को अलग अलग एक जगह पर नहीं, दो अलग शहरों के अंदर जो है वो कैद कर दिया, कैद खानों में डाल दिया। तो ये कैदी बन गए और तकरीबन 4 साल जो है ये कैद खाने के अंदर रहे अबू अल अब्बास और उबैदुल्ला दोनों ही, यानी इमाम मेहदी भी जो है वो 4 साल तक इनके बगौल, ठीक है, 4 साल तक जो है वो रहे कैद खाने के अंदर और अबू अल अब्बास भी रहा। इस दौरान पीछे जो अब्दुल्ला था वो उसने क्या किया जी, वो उसी तरह प्रॉपरली अपने आप को पावरफुल करता रहा और मजीद जो इलाके हैं उन इलाकों को जो है वो फतह करता हुआ आगे बढ़ता रहा और एक बड़े अफ्रीका के इलाके के ऊपर जो है उसने कब्जा कर लिया, यानी मराकश तक का एरिया जो है उसने अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद जब उसकी एक फ़ौज अच्छी खासी 1,00,000-1,50,000 की फ़ौज तैयार हो गई अबू अब्दुल्ला की, तो उसने क्या किया, कैद खानों के ऊपर अटैक किया और वहाँ से जो है वो उबैदुल्ला और अपने भाई जो है दोनों को आज़ाद करवाया और उनके हाथ के ऊपर बैत की और इस तरह से इमाम मेहदी को खिलाफत बिठाया, उबैदुल्ला मेहदी को खिलाफत के तख्त पे बिठाया, लोगों ने बैत की और उस बैत के बाद जो है वो क्या हुआ जी, फ़ातिमी खिलाफत जो है वो इस्टेब्लिश हुई और कैरोन के अंदर जो है, और वहाँ पे क्या हुआ जी, इसको कैपिटल बनाया गया कैरोन सिटी को और वहाँ पे फ़ातिमी खिलाफत का आगाज़ हो गया, बनु फातिमा के नाम के ऊपर, या इस्माइली खिलाफत जो है उसका आगाज़ हो गया, ठीक है। यूँ ये सारे का सारा जो है वो ग्राउंड तैयार हुआ और इस तरह से ये सारे का सारा प्रोसेस हुआ। अब इसमें जो मेन रोल था वो हकीकत में अबू अब्दुल्ला का ही था कि अबू अब्दुल्ला ही, जैसे अब हमने देखा था कि जब हमने बात की थी बनु अब्बास की, तो बनु अब्बास में हमने देखा था कि सबसे जो इंपॉर्टेंट था वो अबू मुस्लिम का किरदार था। अबू मुस्लिम खुरासानी अगर ना होता तो किसी भी सूरत में जो है वो अब्बासी खिलाफत या अब्बासी डायनेस्टी जो है वो कायम ना हो सकती। इसी तरह से अगर अबू अब्दुल्ला ना होता, ठीक है, तो बिल्कुल भी ये जो फातिमी खिलाफत है जिसने 2 साल हुकूमत की, ये कायम ना हो सकती। उसके बाद क्या हुआ कि अब जब अबू अब्दुल्ला जो है अब मौजूद था, अबू अब्दुल्ला, और दूसरी साइड पे जो है वो अबू अब्बास भी मौजूद था, इन दोनों की काफ़ी ज़्यादा पावर थी हुकूमत में, ठीक है। अब हुकूमत में असल में हुकूमत कर रहा कौन था, हुकूमत उबैदुल्ला मेहदी के नाम के ऊपर थी, लेकिन हुकूमत इन दोनों भाइयों की थी, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी थी और लोग मानते भी थे अबू अब्दुल्ला को बहुत बड़ी तादाद के अंदर। ऐसे में उबैदुल्ला को ये थ्रेट लगा कि भाई हुकूमत मेरी है, जबकि ये 2 भाई अगर हुकूमत करेंगे तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो इसलिए उबैदुल्ला ने क्या किया जी, उबैदुल्ला ने जो है वो सख्ती करना स्टार्ट कर दी इन दोनों भाइयों के साथ, ठीक है। अब जब इन दोनों भाइयों के साथ की तो अबू अब्दुल्ला को इस बात के ऊपर आया गुस्सा कि भाई अब देखो, जिस बंदे को मैंने तैयार किया, जिस बंदे के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, अब वो मेरे ही खिलाफ जो है वोट के खड़ा हो गया, तो ये बात तो बड़ी बुरी है। तो अबू अब्दुल्ला ने लोगों को उस टाइम पे ये कहना शुरू कर दिया कि भाई मुझसे इमाम मेहदी की पहचान में गलती हो गई और इसके बाद इमाम मेहदी आएंगे तो ये इमाम मेहदी नहीं। और ऐसे में एक शेख को जो है माना जाता है कि शेख को भेजा अबू अब्दुल्ला के पास और भेजा उबैदुल्ला के पास, और उबैदुल्ला के पास भेज के कहा कि भाई अपनी कोई निशानी दिखाएं कि जो ये बताए कि भाई आप ही इमाम मेहदी हैं। तो उबैदुल्ला ने क्या किया, उस शेख साहब को कत्ल कर दिया, ठीक है। और नतीजे के तौर पे फिर जो है बाद में उसे पता चला कि अबू अब्दुल्ला की सारी साजिश थी, तो अबू अब्दुल्ला और अबू अल अब्बास दोनों को भी कैद किया और कत्ल कर दिया। इस तरह से उबैदुल्ला ने यानी अपना रास्ता जो है वो हमवार किया और अपनी खिलाफत को आगे लेके बढ़ा, और वही लोग जिन्होंने उसकी खिलाफत कायम करने में इतनी मेहनत की थी और उन्हीं को जो है वो मौत के घाट उतार दिया, उन्हें कत्ल कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, इसके नतीजे के तौर पे रिवॉल्ट्स हुए जो अबू अब्दुल्ला के चाहने वाले थे। अब जाहिर बात है काफ़ी बड़ी तादाद में थे क्योंकि सारी मेहनत तो उस बंदे की थी। अब वो जो है वो खिलाफ हो गए उबैदुल्ला के। तो यहाँ पे 2 ग्रुप्स बन गए। एक ग्रुप वो था जिसने अंधी तकलीद की और मान लिया कि उबैदुल्ला ही जो है वो इमाम मेहदी है, ठीक है, और उनकी तकलीद स्टार्ट हो गई। दूसरा ग्रुप वो था जिसने कहा कि भाई नहीं, ये इमाम मेहदी नहीं, बल्कि अबू अब्दुल्ला ने सही कहा था कि इसके बाद इमाम मेहदी आएंगे, तो ये वो उनके खिलाफ हो गए। तो वहाँ पे बगावतें भी स्टार्ट हुई, खैर उनको कुचला गया, कुछ को कुचला गया, कुछ को दबाया गया, क्योंकि अब पावर जो है वो किसके पास थी, उबैदुल्ला मेहदी के पास थी, इसलिए प्रॉब्लम नहीं था। अब उबैदुल्ला मेहदी अपने बेटे के साथ आया था, उसका बेटा भी था अबुल कासिम, ठीक है जी,
ये अबुल कासिम बेटा था जो कि न्यू मेहदी बना, ठीक है, उसके बाद यानी अबू उबैदुल्लाह के बाद। तो अबुल कासिम को जो है वो क्या किया जी, टास्क दिए गए कि भाई तुम जाओ और जाके जो बगावतें हैं इनका कला कमा करो। तो अबुल कासिम ने जो है वो बड़ी जावमर्दी से काम किया और कतामा में जो एक पूरे का पूरा जो मरकज़ बना हुआ था अबू अब्दुल्ला का, वहाँ पे जाके वॉर की और कतामा को आज़ाद किया, ठीक है, और वहाँ पे जो है अपनी हुकूमत की रिट बहाल की। उसके बाद अबुल कासिम ने अलेक्जेंड्रिया को जो है फ़तह किया, सिकंदरिया को जो कहा जाता है, ठीक है जी। तो सिकंदरिया जो है अलेक्जेंड्रिया को फ़तह किया, लेकिन उसके बाद ये फिर उनके हाथ से निकल गया दोबारा से, ठीक है, और फिर दोबारा से इसको जो है वो फ़तह किया गया। अब क्या था कि जब अलेक्जेंड्रिया को फतह किया तो अलेक्जेंड्रिया को फतह किया तो अब्बासी आर्मी जो है वहाँ पे पहुंची, अब्बासी आर्मी को भेजा गया। तो अब्बासी आर्मी का मुकाबला हुआ अबुल कासिम से और अबुल कासिम को वहाँ पे हो गई शिकस्त। तो वो जो अलेक्जेंड्रिया को फतह किया वो फतह हाथ से निकल गई, ठीक हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि सिटी ऑफ मेहदिया जो है इसकी बुनियाद रखी गई, यानी मेहदिया जो शहर है मिस्र के अंदर उसकी बुनियाद किसने रखी जी, उसकी बुनियाद उबैदुल्लाह मेहदी ने रखी। क्योंकि उबैदुल्लाह मेहदी को ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि भाई बगावतें तो बहुत ज़्यादा हैं और किसी भी टाइम पे कत्लो गारत हो सकती है। तो उसने कहा कि मुझे जो है वो सेव करना चाहिए खुद को और अपने ख़ानदान को। तो इसलिए क्या किया कि साहिल समंदर के किनारे जो है वो एक शानदार किस्म का एक शहर बनाया मेहदिया, जिसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग करके बनवाया और इसकी जो दीवारें थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनवाई, जो दरवाजे थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनवाए ताकि किसी भी टाइम पे यहाँ पे अटैक हो तो उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। उसके बाद अबुल कासिम जो है उसने दोबारा से जो है वो अलेक्जेंड्रिया को फतह किया, लेकिन दोबारा से जो है अबुल कासिम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसके बाद मराकिश जो है वो फातमी एम्पायर के अंडर आ गया, यानी कि अबुल कासिम ने अब मराकिश को भी फतह कर लिया और जो मिस्र का वो कोना है, अफ्रीका का जो दूसरा कोना है, उस कोने के अंदर जो है मराकिश में वहाँ पर भी हुकूमत आ गई फातमीद डायनेस्टी की, ठीक है। क्योंकि उससे पहले वहाँ पर इदरीसिया स्टेट जो है वो चल रही थी, जो हमने बात की थी जब स्पेन की बात की थी तो उस टाइम पर इदरीसिया स्टेट का हमने थोड़ा सा जिक्र किया था। तो वहाँ पर इदरीसिया स्टेट को ख़त्म करके तो असल में वहां पे भी अब क्या हुआ जी, फातमी खिलाफत आ गई और लोगों को ज़बरदस्ती जो है वो इस्माइली शिया बनने पर मजबूर किया गया बहुत ज़्यादा। उसके बाद क्या हुआ कि उबैदुल्लाह जो है, उबैदुल्लाह मेहदी जो हैं उनका इंतकाल हो गया। 24 साल हुकूमत की उबैदुल्लाह मेहदी ने और उबैदुल्लाह मेहदी का इंतकाल हो गया। उसके बाद और तख्त नशीन कौन हुआ जी, अबुल कासिम। अबुल कासिम जो है वो कौन हो गया जी, तख्त नशीन हो गया और नया जो है वो तख्त पे बैठा और नया खलीफा बना अब्बासी का, इस्माइली का। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अबुल कासिम ने क्या क्या किया। उसके बाद बात करते हैं जी एम्पायर की एक्सपेंशन की, कि अब जब अबू कासिम जो है, अबुल कासिम जब बैठा खलीफा बना तो अबुल कासिम ने जो है किस तरह से स्टेट को आगे बढ़ाया और कौन कौन से जो मज़ीद जो खुलफा आए या खलीफा जो आए उन खलीफा ने जो है वो किस तरह से जो है वो जो फातमी रियासत थी या फातमी स्टेट थी उसको आगे बढ़ाया, ठीक है। अब उसमें अब देखिए यहाँ पे अगर आप मैप के अंदर देखिए तो असल में जो फातमीड थी डायनेस्टी वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी, इन शहरों के अंदर से यहाँ से स्टार्ट हुई। उसके बाद करते करते यहाँ पे सिटी ऑफ मेहदिया जो है वो बिल्ड किया गया और उसके बाद यहाँ पे मराकिश जो है इस कोने में इसको भी साथ में जो है वो शामिल कर लिया गया उबैदुल्लाह मेहदी के टाइम पे। लेकिन ये जो मिस्र था इस टाइम पे, ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है मिस्र या शाम का इलाका, यहाँ पे शाम और यहाँ पे मिस्र, ये फिलहाल अभी इनके अंडर नहीं था और यहाँ पे भी इवन इतना कोई आसान नहीं था कि अब यहाँ पे भी हुकूमत की जा रही है, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा बगावतों का सामना करना पड़ा। अब उसमें सबसे पहली बगावत कहाँ पे सामने आई जी, अब जब अबुल कासिम का ज़माना आया तो सबसे पहला रिवॉल्ट किया अबू यजीद ने। अब अबू यजीद कौन था कि अबू यजीद जो है ये एक एक्चुअली माना जाता है कि ख्वारजी था या ख्वारजी फ़िलासफ़ी से जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर था। तो ख्वारजी जो हैं असली में वो शिया के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हैं, ये हम जानते हैं। तो अब ख्वारजी शिया के अगेंस्ट हैं, तो जब ये ख्वारजी को पता चला, ये असल में सूडान से इसका ताल्लुक था अबू यजीद का। यहाँ पे आप मैप के अंदर देखिए तो यहाँ पे है सूडान, ठीक है, इस इलाके से, यानी जो मिस्र का नीचे का इलाका है यहाँ से अबू यजीद का ताल्लुक था। तो अब ये बहुत ज़्यादा अगेंस्ट था वैसे ही शिया के और ऊपर से इस्माइली शिया के, क्योंकि इनके अकायद पर का मसला था। तो अब क्या हुआ जी, अबू यजीद जो है, अबू यजीद ने एक फ़ौज तैयार की यहाँ पे और फ़ौज तैयार करके तो अटैक कर दिया फातमीद के ऊपर, यानी यहाँ पे एक जंग स्टार्ट हो गई और उसे अबू यजीद को स्टार्ट में काफ़ी ज़्यादा कामयाबी भी नसीब हुई, यानी इतनी ज़्यादा कामयाबी मिली कि अगर थोड़ी सी हिम्मत और करता अबू यजीद, माना ये जाता है, तो ये फातमी खिलाफत जो है वो ख़त्म हो जाती, यानी तकरीबन तमाम बड़े शहरों के ऊपर जो है वो अबू यजीद का कब्ज़ा हो गया। एक टाइम पर इतना जो है वो पावरफुल हुआ और इसी दौरान सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ कि भाई अबुल कासिम की डेथ हो गई।
महदिया के अंदर, क्योंकि अबुल कासिम ने खुद को महदिया के अंदर जो है वो कैद कर लिया था, यानी उस शहर के अंदर जो बनाया था उबैदुल्लाह महदी ने उसके अंदर था, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा अबू यजीद ने मुहासरा किए रखा महदिया का। लेकिन जब नाकाम हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, वहाँ से वापस पलटा। अब यहीं से उसकी जो है वो शामत स्टार्ट हुई। अबू यजीद जैसे ही वापस पलटा, यानी कि अब जब इतना तवील मुहासरा हो गया तो जाहिर बात है फ़ौज कितना टाइम एक शहर के बाहर मुहासरा कर सकती है। तो अब जैसे वापस पलटा तो वापसी पे जो उसकी फ़ौज थी उस फौज को जो है वो निशाना बनाया गया, क्योंकि महदिया से बाहर निकले अबुल कासिम के फॉलोअर्स, और इन्होंने क्या किया, यहाँ पे फौज के पिछले हिस्से के ऊपर हमला किया और इस तरह से फौज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। अबू यजीद की फौज फिर जगह जगह जो है वो भागती रही, लेकिन इसी दौरान जैसे मैंने कहा कि अबुल कासिम की वफात हो गई, लेकिन इस वफात को छुपाया गया और इस्माइल बिन अबू कासिम, जो अबू कासिम का बेटा था, ठीक है जी, इस्माइल, वो क्या हुआ जी, वो नया खलीफा बना। अब जब ये नया खलीफा बना तो इसे पता था कि हालात ऐसे हैं कि बाहर फौज मौजूद है। अगर इस टाइम पे ये अनाउंस कर दिया कि कासिम की वफात हो गई है तो नतीजे के तौर पे जो गेम चल रही है, यानी बनी बनाई जो वॉर है, वो हाथ से निकल जाएगी। इसलिए इसने अनाउंसमेंट ही नहीं की और वॉर की इनके साथ। वॉर के नतीजे के तौर पर यजीद को जो है वो शिकस्त हुई, अबू यजीद को, क्योंकि जगह जगह भागा, नतीजे के तौर पर जो है फिर वो शिकस्त हो गई। और इस तरह से उसके बाद फिर अब इस्माइल ने जो है वो अपनी खिलाफत की अनाउंसमेंट की और लोगों ने इसके हाथ के ऊपर जो है वो बैत की, और इस तरह से ये जो है वो तीसरा खलीफा जो है वो बना इस्माइली डायनेस्टी का या फिर फातमिद डायनेस्टी का। उसके बाद इसी दौरान जो है वो सिसली जो है इटली का इलाका, वो भी इन्हीं के अंडर आ गया। ये यहाँ पे आप छोटा सा यहाँ पे देखिए मैप के अंदर, तो ये इलाका भी इनके अंडर आया और बाकी जो बॉर्डर के एरियाज थे उनको भी फतह किया गया और वहाँ पे अपनी हुकूमत को जो है वो मुस्तहकम किया इस्माइल ने अपने टाइम पे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि इस्माइल की भी जो है वो डेथ हो गई, यानी उसका भी इंतकाल हो गया। और इस्माइल के बाद माज बिन इस्माइल जो आया, तो माज ने भी जो है ये जो एक्सपेंशन का एक सिलसिला था इसको जारी रखा, और ख़ास करके माज का ज़माना काफ़ी ज़्यादा यादगार रहा फातमिद एम्पायर के लिए, क्योंकि माज के ज़माने में इजिप्ट जो है उसको कैप्चर किया गया, मिस्र जो है उसको फतह किया गया, ठीक है, मिस्र जो है पहली बार फातमी खिलाफत के अंडर आया। अब ये पूरे का पूरा जो एक मैप था वो एक पूरा का पूरा एक बड़ा मैप आप यहाँ पे देखिए अगर, तो ये बना कि यहाँ पे जो है माज के ज़माने के अंदर मिस्र भी फातमी के अंडर आ गया और यहाँ पे फतह हो गया। और जब मिस्र फतह हुआ तो यहाँ पे कायरो जो है उसको क्या किया जी, नया कैपिटल बनाया गया, जो आज भी आप देखें मिस्र का कैपिटल है। और ये जो है ये क्रेडिट किसको जाता है, ये मास को या इस्माइली जो डायनेस्टी है या फातमी डायनेस्टी को जाता है। कायरो को नया कैपिटल बनाया गया और उसके बाद जो है वो दमास्कस को कैप्चर किया गया, यानी दमिश्क को शाम के अंदर वहाँ पर भी कैप्चर किया गया। इतनी पावर बढ़ी कि यहाँ मैप के अंदर देखिए कि ये मिस्र है और यहाँ पर ये शाम है, ठीक है, और ये फिर अब्बासिड कैलिफेट है। तो यहाँ पे इस इलाके को भी आके यहाँ पे भी फतह किया, लेकिन गो कि उसके बाद फिर जो है वो दमास्कस इनके हाथ से निकल गया। अब फातमिद की हुकूमत दमास्कस में बनी, उसके बाद फिर जो है वो दमास्कस क्या हुआ, वहाँ से निकला और करामता के अंदर चला गया। अब जैसे मैं करामता का जिक्र कर चुका हूँ, असल में करामता भी जो है वो इस्माइली ही हैं, ठीक है, इस्माइली ही उनके बिलीव्स हैं। इवन करामता में एक ये है कि करामता जो हुकूमत हासिल की थी करामता ने, वो अहले बैत के नाम के ऊपर ही हासिल की थी और लोगों को यमन के अंदर जाके ये कहा था कि हम अहले बैत के मानने वाले हैं और बनु फातिमा से हमारा ताल्लुक है, इसलिए लोगों ने सपोर्ट किया था। गो कि असल में इनका ताल्लुक इस्लाम से भी नहीं था, करामता का जो ताल्लुक था, बाद में जो है फिर ये मुसलमान बने किसी भी नाम के ऊपर, ठीक है। तो करामता ने फिर से दोबारा से जो है इस साइड के जो करामता थे, यानी इस साइड के जो करामता ये कह लें इस्माइली जो थे, इनके साथ जंग हुई और इस शाम को इनसे हासिल कर लिया दोबारा वापस दमास्कस को, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, करामता के साथ वॉर हुई और करामता के साथ वॉर हुई तो फातमीद ने जो है जी उन्होंने क्या किया जी, दोबारा से दमिश्क को हासिल कर लिया, ठीक है, यानी एक बार दमिश्क को हासिल किया, वो करामता के पास चला गया, फिर से जंग हुई और फिर से दमिश्क को क्या किया, हासिल कर लिया माज के ज़माने में ही, माज बिन इस्माइल के ज़माने में। उसके बाद क्या हुआ, 33 साल के रूल के बाद जो है वो माज बिन इस्माइल जो है उसकी हुकूमत भी ख़त्म हो गई और उसका इंतकाल हो गया 33 साल की उम्र में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी नए खलीफा की। तो नए खलीफा है जी मुस्तनसर बिन ज़ाहिर उबैदी, ठीक है जी। अब ये जो मुस्तनसर थे, मुस्तनसर के ज़माने में भी जो है कोई ख़ास कारनामा तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये जो एक्सपेंशन की पॉलिसी थी एक तो ये जारी रही और जो जहाँ जहाँ पे भी खिलाफत कायम हो चुकी थी उस खिलाफत को स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स प्रोवाइड करना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था। तो इसलिए मुस्तनसर का जितना ज़माना रहा उसमें ये भी एक बहुत अहम काम रहा कि भाई जहाँ पर अब खिलाफत कायम हो चुकी है, अब उस कायम हुई हुई खिलाफत को स्ट्रॉन्ग किया जाए, अपने ग्राउंड को स्ट्रॉन्ग किया जाए, ठीक है, और शिया इस्लाम को जो है यहाँ पे या इस्माइली शिया को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग किया जाए।
उसके बाद क्या किया जी मुस्तनसर ने जी, मुस्तनसर के नतीजे के तौर पे क्या हुआ कि दमास्कस सबसे पहले इनके हाथ से निकल गया, गो कि फिर भी वो करामता के हाथ में ही रहा लेकिन इनके हाथ से निकल गया। एक ये नुकसान हुआ क्योंकि मुस्तनसर का जो ज़माना था एक्चुअली में, जैसे मैंने कहा कि जो जहाँ जहाँ खिलाफत थी उसको अब मजबूत करना था, तो वो मजबूत अब खुद तो होता तो खुद फतूहात करता लेकिन खुद तो था नहीं, क्योंकि अपनी जो माँ थी, माँ के नाम के ऊपर सारी की सारी स्टेट चलती थी। मुस्तनसर की जो वालदा थी एक्चुअली में वही सबसे ज़्यादा पावरफुल थी और उसी के नाम के ऊपर स्टेट के जो अफेयर्स थे वो चलते थे। इसी दौरान क्या हुआ कि आर्मी भी जो है वो 3 हिस्सों के अंदर तकसीम हो गई, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। अब ये आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं कि अचानक से ही जो हुआ कि भाई अचानक से आर्मी 3 हिस्सों के अंदर तकसीम हो गया, ऐसा नहीं था, क्योंकि आर्मी में जो है वो 3 मुख्तलिफ तरह के लोग भर्ती किए हुए थे। सबसे जो पुराने लोग थे यहाँ पे वो थे सूडानी, ठीक है, सूडानी, क्योंकि यहाँ पे जाहिर बात है सूडानियों की तादाद बहुत बड़ी थी मिस्र के अंदर, तो सूडानी सबसे पुराने थे और सबसे ज़्यादा तादाद इनकी थी, ठीक है, जो आहिस्ता आहिस्ता कम की गई। दूसरे नंबर पे जो लोग थे यहाँ पे वो थे बर्बर, ठीक है, बर्बर जो है वो अफ्रीका की जो कौम है उसको बर्बर कहा जाता है। और तीसरे नंबर पे यहाँ पे जो ऐड हुए या जो शामिल हुए आहिस्ता आहिस्ता वो थे तुर्क, ठीक है, जो तुर्क थे उनका भी इन्फ्लुएंस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब ये स्लोली सारा कुछ हो रहा है मुस्तनसर के ज़माने के अंदर, ठीक है, लेकिन फिलहाल कोई इतना इनका प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ये पावर बहुत ज़्यादा फैल गई, नतीजे के तौर पे फौज जो है वो आपस में लड़ना शुरू हो गई। यानी तुर्क सबसे कम थे लेकिन सबसे पावरफुल और सबसे स्किल्ड लोग तुर्क ही थे, ठीक है, क्योंकि तुर्क तो हम जानते हैं कि वो तो जो है वो बहुत बड़े जंगजू हैं। तो तुर्कों ने क्या किया, बर्बर्स को और सूडानियों को जो है वो साइड पर लगाना स्टार्ट कर दिया, जिसके नतीजे के तौर पर आपस में एक सिविल वॉर स्टार्ट हो गई आर्मी के अंदर। अब जब आर्मी के अंदर स्टार्ट होगी तो वो जो एक एक्सपेंशन का एक जो सिलसिला चल रहा था अब वो स्टॉप हो गया, क्योंकि जब फौज खुद में ही लड़ेगी तो ऑब्वियसली वो आगे कैसे बढ़ेगी और किस तरह से अपनी एक्सपेंशन को आगे लेके जाएगी। तो इसमें क्या हुआ कि फिर वो जो एक्सपेंशन का एक जमाना था वो यहाँ पे स्टॉप हुआ और सिविल वॉर जो है वो स्टेट के अंदर स्टार्ट हो गया। आहिस्ता आहिस्ता भी स्टार्ट हुई, अब कुछ भी अचानक से स्टार्ट नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ, मुस्तनसर की हो गई डेथ। अब वैसे भी उसकी वालदा ही हुकूमत कर रही थी, लेकिन फिर क्या हुआ कि मुस्तनसर की क्या हुआ जी, डेथ हो गई। और फिर बना जी नए खलीफा के ऊपर एक इशू। अब इशू क्या बना कि जो मुस्तनसर था उसने अनाउंस किया हुआ था नज़र को, ठीक है, ये जो नज़र था इसको अनाउंस किया हुआ था अपना खलीफा कि भाई मेरे बाद जो नया खलीफा होगा वो नज़र होगा। लेकिन अब इसके वफात के बाद ऐसा हुआ कि जो इसका वजीर था, वजीर आज़म जो था, उसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि उसकी नज़र के साथ नहीं लगती थी, बल्कि अबू कासिम जो है इसका जो दूसरा बेटा था उसके साथ इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो इसने क्या किया कि अबू कासिम को जो है वो नया खलीफा बनवा दिया उसकी बहन की मदद से, एक झूठी गवाही दिलवा के तो अबू कासिम को जो है वो खलीफा बनवा दिया। इस तरह क्या हुआ कि अबू कासिम जो है, अबू कासिम मुस्ताली उबैदी इसका पूरे का पूरा नाम है, तो ये जो है नया खलीफा बन गया। अब जब नया खलीफा बना तो सिंपल सी बात थी कि यहाँ पे अब क्या होना था, अब यहाँ पे जंग होनी थी। जंग किसके बीच में होनी थी, नज़र के बीच में, अबुल कासिम के बीच में, कि भाई अब नज़र का ये क्लेम था कि उसको जो है वो अनाउंस किया गया, जबकि अबुल कासिम ने कहा कि उसे अनाउंस किया गया। हकीकत में तो नज़र को अनाउंस किया गया था। लेकिन खैर क्या हुआ कि ऐसे में रिवॉल्ट हुआ और वो लोग जो सपोर्ट में थे, ठीक है, वो लोग जो सपोर्ट कर रहे थे किसको जी, जो नज़र को सपोर्ट कर रहे थे, वो उन्होंने क्या किया, बगावत कर दी। बगावत के नतीजे के तौर पर छोटी जंगें हुई और जंगों को जो है वो फिर रफू किया गया और उसके नतीजे के तौर पे नज़र को कैद किया, बाद में जो है वो नज़र को कत्ल कर दिया। इस तरह से एक भाई का जो क्लेम था वो ख़त्म हो गया और अब खिलाफत जो है वो अबुल कासिम के हाथ में आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ जी कि यहाँ पे सलीबी जंगों का आगाज़ हुआ। अब यहाँ पे ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है। वैसे तो जो क्रूसेड्स हैं, जो सलीबी जंगें हैं, ठीक है, इन सलीबी जंगों को अलग से नेक्स्ट जो एपिसोड है उसके अंदर मैं डिस्कस करूँगा डिटेल के साथ, सलीबी जंगें, इनकी कॉजेज़ और कितनी हुई, ठीक है। तो अब सलीबी जंगें भी यहाँ पे हुई, क्योंकि अब यहाँ पे अब इस मैप के अंदर आप देखिए तो सलीबी जंगों का जो मरकज़ था वो ये जगह थी, फ़लस्तीन, ठीक है। अब सलीबी जंगों का मरकज़ फ़लस्तीन क्यों था, क्योंकि वहाँ पे बैतुल मक़दस है, ठीक है, पहला जो किबला अव्वल है तो वो उनके लिए भी मुक़द्दस है, मुसलमानों के लिए भी मुक़द्दस है, ज्यूज़ के लिए भी मुक़द्दस है। तो यहाँ पे फ़लस्तीन इनका मरकज़ था। अब एक साइड पे फ़ातिमी डायनेस्टी है जो कि इस टाइम पे सिविल वॉर के अंदर जा चुकी है, ठीक है, और दूसरी साइड पे अब्बासी हैं, वो वैसे ही टूट फूट का शिकार हैं। तो यहाँ पे ये जो शाम का इलाका है, ठीक है, शाम और फ़लस्तीन का जो इलाका है, यहाँ पे ये बना हुआ है मुसलमानों की सिविल वॉर का नतीजा, कि एक साइड पे अब्बासी सुन्नी इस्लाम है और दूसरी साइड पे फ़ातिमी शिया इस्लाम है, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पे क्या हुआ कि ये इलाका जो है यहाँ पे कंट्रोल हुआ लूज़। अब जब यहाँ पे लूज़ हुआ कंट्रोल तो उसका फ़ायदा किसको हुआ, उसका फ़ायदा हुआ जी ईसाइयों को। ईसाइयों ने क्या किया, जब देखा कि मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं तो उन्होंने यहाँ पे अपनी फ़ौज भेजी और नतीजे के तौर पे यहाँ छोटी सी लड़ाइयों के बाद उन्होंने फ़लस्तीन पे कब्जा कर लिया, ठीक है। फ़लस्तीन जो है, फ़लस्तीन और शाम का कुछ हिस्सा किसके कब्जे में, फ़लस्तीनियों के कब्जे में, ईसाइयों के कब्जे में चला गया, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की आपसी लड़ाइयों की वजह से। ये नुकसान हुआ सबसे बड़ा।
और देख लें कि आज तक इसके नतीजे के तौर पे ये, उसके बाद गो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वापस हासिल किया, फिर वापस चला गया, लेकिन आज तक इसके नतीजे के तौर पे कि ये जो एम्पायर्स आपस में लड़ती रहीं तो मुसलमान आज भी जो है वो तकसीम है, और आज भी फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ, जो क्रिश्चियन आर्मी थी वो फ़लस्तीन के अंदर जो है वो पैलेस्टाइन के अंदर आई और यहाँ पे आके कब्जा करके बैठ गई। और इसके बाद यहाँ पे ये जो जगह है, ठीक है, ये जिसका हम क्या मिडिल ईस्ट जिसकी हम बात करें, तो ये जो मिडिल ईस्ट है ये साजिशों का गढ़ बन गया। और आज भी इवन ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस हम देखते हैं तो क्योंकि साजिशों का गढ़ बड़ा यहाँ पे फ़लस्तीन में ये आके बैठे तो सही। अब इन्हें पता था कि अगर ईसाइयों को पता था कि अगर इन्हें अपनी पावर को यहाँ पे बढ़ाना है और अपने आप को यहाँ पे कायम रखना है और ये बैतुल मक़दिस इनको अपने पास रखना है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनको मुसलमानों को आपस में लड़वाना पड़ेगा। कि जब तक मुसलमान आपस में लड़ेंगे, ठीक है, तब तक क्या होगा, तब तक सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि यहां बैठे रहेंगे। तो इन्होंने एक बहुत ही खतरनाक हथियार इस्तेमाल किया, बहुत खतरनाक हथियार। और वो हथियार क्या था, वो हथियार था जासूसी का। जासूसी और औरत, ये दो चीज़ें इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई फ़लस्तीन के अंदर आगे, ठीक है। यानी ये जो ईसाई थे इन्होंने जासूसों का जाल बिछा दिया हर साइड पे। एक हर बादशाह, जहां जहां मुसलमान बादशाह मौजूद थे वहां पे क्या हुआ जी, वहां पे उनके जासूस मौजूद हैं जो कि मुसलमानों की शक्ल में है। साथ में औरतों को वहां पे मोहल्लात के अंदर घुसा दिया, उनसे जासूसी होती रही। नतीजे के तौर पे जो मुसलमान बादशाह थे वो औरतों में और जासूसों में घिरे और अपनी ही सल्तनत को जो है वो खाते रहे और तबाही होती रही। ये एक बहुत बड़ा हथियार यहाँ पे इनका आया। इसी दौरान फिर क्या हुआ जी, मुस्ताली जो था यानी अबुल कासिम मुस्ताली, इसकी हो गई जी वफात, अबुल कासिम मुस्ताली की मौत हो गई। लेकिन इसके ज़माने में सबसे अहम काम क्या हुआ अबुल कासिम मुस्ताली के ज़माने में, कि इसकी हुकूमत इतनी कमज़ोर थी कि उसके नतीजे के तौर पे क्या हुआ कि जो ईसाई हैं वो आके किबला अबल में बैठ गए। ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जी अबू अली आमिर बना, ठीक है जी। अबू अली आमिर उबैदी जो है ये नया खलीफा बन गया। लेकिन अबू अली आमिर उबैदी का कोई भी ख़ास को काम नहीं हुआ। उसके नतीजे के तौर पे क्या हुआ जी, अबुल कासिम उबैदी को करामता जो है इन्होंने एक ख़ुदकुश हमला करवा के जो है, क्योंकि फ़िदाई जो है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हुए थे हज़रत उस्मान के ज़माने से कि फ़िदाई क्या करते कि फ़िदाइयों ने, जैसे हमने देखा था कि अटैक किए मुस्लिम पर्सनैलिटीज़ के ऊपर, ये एक बहुत ही ख़तरनाक फ़िरका था करामता का फ़िदाई फ़िरका, ठीक है। इसके ऊपर मैं पूरी अलग से एक वीडियो बनाऊँगा ताकि आपको पता चले कि ये जो फ़िदाई थे इन्होंने किस तरह का इस्लाम इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको आज हम तालिबान कहते हैं। कि तालिबान क्या करते हैं, खुदकुश हमलावर तैयार करते हैं और जाके वो अटैक करवा देते हैं। बिल्कुल फ़िदाई भी ऐसे ही थे, ठीक है। तो फ़िदाइयों को ट्रेन किया गया और ये बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस इनका रहा, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस। और ये जो करामता की जितनी हुकूमत रही वो इसी तरह से रही कि ये जो भी इनके अगेंस्ट होता ये क्या करते, फ़िदाई तैयार करते, बादशाह के महल में भेजते, वो खुद को उड़ा देता, बादशाह मर जाता। सिंपल, सबसे आसान तरीका मरने का। जो जनरल ने पसंद ना होता ये उस जनरल को भी इसी तरह से करते, फ़िदाई वहाँ भेजते। हर जगह फ़िदाई भेजे गए, ठीक है। और ये फ़िदाई कहीं पर कामयाब, 90% ये हमेशा कामयाब ही रहते फ़िदाई। और इसी के नतीजे के तौर पर ये जो इस्माइली फ़िरका है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हुआ, करामता का खास करके जो है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हुआ, ठीक है। तो इसका कोई और ख़ास काम नहीं रहा। इस वजह से अबू अली आमिर को जो है वो करामता ने फ़िदाई हमला करवा के कत्ल करवा दिया। नया बना जी हाफिज़ उबैदी जो बना, और ये था किसका, अंकल था आमिर उबैदी का, ठीक है। क्योंकि अब इसकी कोई औलाद नहीं थी तो औलाद ना होने की वजह से क्या हुआ कि जो खिलाफत थी वो चली गई जी चचा के पास, ठीक है। तो चचा के पास आई तो हाफिज़ उबैदी जो है वो नए खलीफा बने। लेकिन हाफिज़ उबैदी साहब जो हैं इन्होंने भी कोई ख़ास काम नहीं किया और इनकी वफ़ात भी हो गई। यानी इन्होंने कोई ख़ास कारनामा इनके ज़माने में भी नहीं हुआ, सिवाय इसके कि एक इनका वज़ीर-ए-आज़म जो था उस वज़ीर-ए-आज़म ने जो है वो क्या किया जी, उस वज़ीर-ए-आज़म ने जो है वो इनके ख़िलाफ़ हुआ तो उसको कत्ल करवा दिया और कोई भी ख़ास काम नहीं हुआ। उसके बाद जो है अजीज़ बिन उबैदी जो है वो नया खलीफा बना, ठीक है जी। अजीज़ बिन उबैदी जो है ये जब नया खलीफा बना तो इसने अब क्या किया जी, अब ये भी कोई इतना इसके ज़माने में कोई इतना ख़ास काम हुआ नहीं, क्योंकि अजीज़ उबैदी साहब जो हैं इनके ज़माने में इन्होंने ख़ुद हुकूमत नहीं की, बल्कि इनके जो वज़ीर-ए-आज़म थे, ठीक है, जो वज़ीर थे या वज़ीर-ए-आज़म जो थे, ठीक है, मंसूर हकीम बिन अजीज़ जो है इस बंदे ने हुकूमत की और सारे का सारा कंट्रोल इसी बंदे के अंडर ही था, ठीक है। यानी इसी बंदे ने जो है सारे का सारा कंट्रोल संभाले रखा। और अब्दुल अजीज़ जो हैं ये जो खलीफा साहब थे ये बस कैद ही रहे, यानी कि ये ख़ुद जो है वो ग़ुलाम की तरह इन्होंने ज़िंदगी गुजारी। तो अब यहाँ पे इस बंदे ने क्या किया जी, इस बंदे ने अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ाया और अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा के तो आहिस्ता आहिस्ता अजीज़ उबैदी का जो इन्फ्लुएंस था उसको कम करता गया। अब इसका नुकसान क्या हुआ कि ये पहला यहाँ पे एक ख़तरा पैदा हुआ कि ये जब हम आगे बात करेंगे डिक्लाइन की कि भाई किस तरह से फातिमी खिलाफत जो है उसका खात्मा हुआ, तो उस खात्मे में ये सबसे पहला कदम था। क्योंकि जब खलीफा के अपने पास पावर नहीं थी या खलीफा के ख़ानदान के पास पावर नहीं थी तो नतीजे के तौर पर एक ऐसे शख्स के पास पावर चलेगी जो कि सिर्फ अपने मफाद के लिए कर रहा था, यानी कि उसका ना शिया मज़हब था ना और कुछ, तो वो
उसमें वहाँ पे प्रॉब्लम्स पैदा हुए। ऐसे में क्या हुआ कि वलीद बिन हिशाम जो है वो भी इजिप्ट के अंदर आया। अब वलीद बिन हिशाम जो स्पेन में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि वलीद बिन हिशाम को पपेट बना दिया, तो जब उसने देखा कि वहाँ पे उसका कोई गुजारा नहीं, तो उसके बाद वलीद बिन हिशाम वहाँ से निकला और वहाँ से निकल के पहले वो दमिश्क गया, ठीक है, कि शाम में जहाँ पुरानी बनी उमैया की हुकूमत थी कि शायद वहाँ पे कोई ना कोई मेरा फॉलोअर हो, वहाँ पे थोड़ा सा कंपेन चलाता रहा, कुछ लोग जमा हुए लेकिन कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद वो वहाँ से मिस्र आ गया, ठीक है, वलीद बिन हिशाम जब यहाँ से मिस्र पहुँचा तो मिस्र के अंदर आके इस बंदे ने क्या किया जी, यहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिली और इवन एक शहर के ऊपर इसका कब्जा भी हो गया वलीद बिन हिशाम का। ऐसे में जो है वो मंसूर हुक्म जो है, इसने जब देखा कि भाई वलीद बिन हिशाम जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, पहले तो इसने परवाह नहीं की, उसके बाद फिर इसके खिलाफ जंग हुई और ऐसे में जो है वलीद बिन हिशाम को गिरफ्तार कर लिया और वहाँ पे फिर उसकी मौत हो गई। फिर क्या हुआ जी, फिर अजीज़ बिन उबैदी जो है इस बंदे का इंतकाल हो गया। अब इस बंदे का इंतकाल कैसे हुआ कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इंटरेस्टिंग अब कहा जाए कि ना, लेकिन ये बंदा एस्ट्रोलॉजी का फॉलोवर था। दो राय हैं, एक ये है कि ये बंदा एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज़्यादा फॉलो करता था। एस्ट्रोलॉजी को कैसे फॉलो करता कि ये बंदा जो है ताकत हासिल करने के लिए, रूहानी ताकत हासिल करने के लिए महीने में या हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन जो है ये अकेला एक जगह इसने एक मकान बनवाया हुआ था, ठीक है, उस मकान में जाता और जाके इबादत करता, ठीक है। अब इबादत क्या करता, किस तरह करता, वो तो आइडिया नहीं, लेकिन क्या मकसद क्या था, मकसद ये था कि जब तक मैं ये करता रहूँगा मेरी ताकत बढ़ती रहेगी और जो है रूल मेरा चलता रहेगा। हालांकि रूल तो वज़ीर आज़म साहब कर रहे थे, ताकत की ज़रूरत तो वैसे भी नहीं थी, लेकिन खैर ये बंदा जाया करता था। तो लास्ट टाइम इसने क्या किया जी, अपने गधे पर बैठा और गधे पर बैठ के गया ये, ठीक है, और अब गधा था कि खच्चर था, खैर गधे खच्चर पे बैठ के गया। उसके नतीजे के तौर पे क्या हुआ कि कोई भी साथ नहीं था और जब ये वापस नहीं आया काफ़ी अरसे तक, तो लोगों को पता चला कि भाई इसकी वफात हो गई, इंतकाल हो गया, किसी ने इसका जो है वो कत्ल कर दिया। जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि वाकई में इस शख्स का जो है वो कत्ल हो चुका, यानी इस खलीफा का कत्ल हो चुका और बॉडी भी नहीं मिली, जो कि बहुत बाद में बॉडी मिली जिसकी पहचान भी नहीं हो सकती थी। उसके बाद जो है वो ज़ाहिर बिन हकीम उबैदी जो है ये बना जी खलीफा, नया खलीफा बन गया, क्योंकि अब वज़ीर आज़म जो है वही पावरफुल था। तो वज़ीर आज़म ने क्या किया, एक बच्चे को जो है जो बहुत ही यंग एज का था, अब बच्चे को उठा के जो है वो खलीफा बना दिया। जैसे पुराने ज़माने में बादशाहों के हुआ करते थे कि जब बच्चे छोटे होते या प्रिंस शहजादे छोटे होते तो उनके जो सारे के सारे ऑर्डर्स हैं उनके नाम के ऊपर पास होते, लेकिन वज़ीर आज़म जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता। तो वज़ीर आज़म ही यहाँ पर फिर भी पावरफुल रहा, जैसे मैंने कहा कि उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। और साथ में वज़ीर आज़म के जो है वो एक आंटी जो हैं वो भी कंट्रोल करती, यानी जो इसकी जो एक आंटी थी, फुप्पी जो थी, ठीक है, जो कि इसके भाई की बहन थी और इसकी फुप्पी थी, तो भाई की बहन जो है वो कंट्रोल करती थी सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन। अब एक तो मैंने जैसे आपको कहा था कि अजीज़ बिन उबैदी का एक तो एस्ट्रोनॉमी की वजह से उसको माना जाता है कि भाई वो उसका कत्ल हो गया, कि वो इस तरह से अकेला जाया करता था। दूसरा यही जो फुप्पी थी, ये जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, माना यह जाता है कि इस फुप्पी के ताल्लुकात थे कुछ मर्दों के साथ, ठीक है, कुछ नाजायज़ ताल्लुकात थे मर्दों के साथ। जब अजीज़ को ये बात पता चली तो अजीज़ ने काफ़ी ज़्यादा गुस्सा किया और उसके नतीजे के तौर पर जो है उस फुप्पो ने क्या किया जी, हुकूमत अपने हाथ में लेनी चाहिए और अजीज़ को कत्ल करवा दिया। कि जब वो उस तरफ गया इबादत करने अपनी, तो उसको इसने क्या किया, फुप्पी ने कत्ल करवा दिया। क्योंकि उसके बाद जब ये यंग नौजवान जो है ये प्रिंस के तख्त के ऊपर बैठा, तो अब इसने हुकूमत थोड़ी करनी थी, हुकूमत किसने करनी थी, फुप्पी ने। तो फुप्पी की सारी हुकूमत थी, एडमिनिस्ट्रेशन सारी की सारी जो है वो फुप्पो साहिबा के पास आ गई। उसके बाद फिर 4 साल हुकूमत की फुप्पो ने और फुप्पो का भी इंतकाल हो गया, ठीक है जी, फुप्पो भी चली गई और उसके बाद फिर जो है वो ज़ाहिर की भी जो है वो डेथ हो गई। यानी कि कोई ख़ास कारनामा फातिमीज़ का इस टाइम पे भी, इस दौरान जो है वो नहीं हुआ। जहाँ पे हुकूमत थी सिर्फ वहाँ पे ही कंट्रोल रहा, इवन वहाँ से भी कुछ कंट्रोल कम ही हुआ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी डिक्लाइन ऑफ एम्पायर की, कि भाई जो एम्पायर है, जो खिलाफत है, ठीक है, फातिमी खिलाफत, वो किस तरह से ज़वाल पजीर होना स्टार्ट हुई, ज़वाल की वजूहात क्या थी और किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता वो स्लोली ज़वाल पजीर हुई। अब जैसे ज़वाल पजीर तो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जब सिविल वॉर स्टार्ट हुई थी तो उसी टाइम पे जो है जब आर्मी डिवाइड हो गई थी, ठीक है, उसी टाइम पे जो है उसका ज़वाल शुरू हो गया था। लेकिन उसके बाद फिर ऊपर नीचे ऐसे हुक्मरान या ऐसे खलीफा आए कि जो अपनी गद्दी भी नहीं बचा सके, तो फिर नतीजे के तौर पर जो है वो खिलाफत ने नीचे ही जाना था। उसके बाद जी हमने देखा कि ज़फ़र बिन हाफिज़ उबैदी जो है वो खलीफा बने, तो ज़फ़र बिन हाफिज़ उबैदी जो है उस बंदे का भी क्या हो गया जी, कत्ल हो गया। उस बंदे को भी कत्ल करवा दिया गया, क्योंकि अब इसके भी जो इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद थे जो नहीं चाहते थे कि तख्त पे बैठे, ठीक है, नतीजे के तौर पे इस बंदे का भी हो गया कत्ल। उसके बाद जो है वो फैज़ बिन ज़फ़र उबैदी यानी इसका जो बेटा है वो आके बैठा और बेटा भी सिर्फ 6 माह जो है वो हुकूमत कर सका। अब देखिए ऊपर नीचे किस तरह से हुकूमत जा रही है, किस तरह से कत्ल किया जा रहा है, कि कत्ल कब होता है, कोई भी जो खलीफा है वो
वो उस टाइम पे कत्ल होता है जिस टाइम पे उसके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, ये याद रखिएगा, वो बगावत कर दें। इसका मतलब है वो जो आर्मी जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वो आर्मी वहीं से बगावतें हो रही हैं, वहीं पे सब कुछ उन्हें जो है वो पैसे दे के तकसीम किया जा रहा है और इसी के नतीजे के तौर पे जो है वो हुकूमत नहीं हो पा रही। ठीक है, तो यहाँ पे 6 माह बाद इसका भी इंतकाल हो गया। उसके बाद क्या हुआ जी, अबू मोहम्मद अब्दुल्ला जो है वो नया हाकिम बना। अब अबू मोहम्मद अब्दुल्ला जो है, इसका जो टाइटल था वो अजीद बिन यूसुफ था। ठीक है, ये अजीद बिन यूसुफ के नाम से ही जो है वो जाना जाता है, लेकिन असल में इसका नाम जो है वो अबू मोहम्मद अब्दुल्ला है। तो अबू मोहम्मद अब्दुल्ला उबैदी जो है वो खलीफा बना और ये जो है ये आखिरी खलीफा था और इसके बाद जो है ये खिलाफत जो फातमी खिलाफत है वो इख्तिताम पजीर हुई। अब हुआ ये कि जो सारी की सारी अथॉरिटी थी अबू मोहम्मद अब्दुल्ला के टाइम पे, अबू मोहम्मद अब्दुल्ला भी एक पपेट जो है वो लीडर था या खलीफा था, तो सारे के सारा जो हुक्म चलता था वो चलता था सॉलेह का। ठीक है, सॉलेह कौन था? सॉलेह जो है वो वज़ीर आज़म था, यानी जो वज़ीर आज़म था सारे का सारा हुक्म जो है, सारी अथॉरिटी जो है, इख्तियार जो है खिलाफत का वो चलता था सॉलेह का। और मोहम्मद अब्दुल्ला साहब जो है वो सिर्फ बैठ के एंजॉय करते, इवन उसको भी एक किस्म का कैद ही जो है वो किया हुआ था। फिर क्या हुआ जी, फिर एक रिवॉल्ट हुआ, यानी बगावत हो गई। उस बगावत के नतीजे के तौर पे क्या हुआ जी, सॉलेह जो है उसका हो गया कत्ल। ये फिर एक पूरे का पूरा प्लॉट बना और नतीजे के तौर पे वो लोग जो सॉलेह से तंग थे उन्होंने क्या किया, यानी वही वजीर आपस में वजीरों की जो चपकलिश थी, क्योंकि एक वजीर को प्रॉब्लम था कि दूसरा वजीर क्यों ज़्यादा ऊपर पहुंचा, तो उस दूसरे वजीर ने क्या किया, सॉलेह को एक जगह बुला के उसको कत्ल करवा दिया और उसकी लाश को दफना दिया। ठीक है, उसके बाद जो है वो नया हुक्मरान, तो जो शादिर है वो क्या बना जी, नया वजीर बन गया, यानी जो वजीर आज़म था उसको कत्ल करवा दिया गया। अब उसके कत्ल के बाद जो शादिर नामी एक शख्स आया, तो ये शादिर जो है ये क्या बन गया, वजीर आज़म बन गया। तो मोहम्मद अब्दुल्ला साहब या अजीद साहब जो हैं, यानी अजीद जो खलीफा है, ये वहीं बैठा हुआ है और ये बिल्कुल लापरवाह है सल्तनत से, क्या हो रहा है क्या नहीं, नीचे साजिशें हो रही हैं वजीर आपस में। अब क्योंकि ये खुद बादशाह नहीं बन सकते थे, ये ज़रा याद रखिएगा, खुद क्यों बादशाह नहीं बन सकते थे, क्योंकि इनका जो क्लेम था बादशाहत का, वो क्लेम बड़ा ख़तरनाक था। वो क्लेम था इमाम मेहदी के नाम के ऊपर एक, और दूसरा वो जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के नाम के ऊपर क्लेम था। जैसे अभी भी जो इनके प्रिंस हैं वो मानते हैं कि वो भाई डायरेक्ट जो है उनका शजरा जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके मिलता है। तो उसके नतीजे के तौर पे क्या हुआ कि अब कोई और शख्स जो है जो बाहर के ख़ानदान से था वो क्लेम नहीं कर सकता था बादशाह चला सकता था, बादशाह को पपेट तो बना सकता था लेकिन खुद बादशाह नहीं बन सकता था। ये एक बहुत बड़ा इशू था। इसी वजह से नया वजीर आया शादिर और उसने आके जो है वो अपना सारे का सारा इख्तियार इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ जी कि शादिर ने जो है वो क्या किया जी, बहुत से वजीरों को जो है दूसरे वजीर को उसने किक आउट कर दिया। अब पहले शादिर ने जैसे बहुत से वजीरों को किक आउट किया, तो अब शादिर को जो है एक वजीर ने जो है उसने किक आउट कर दिया, क्योंकि अब वजीरों की आपसी जंग है। तो जब शादिर को जो है निकाला गया तो शादिर बहुत ज़्यादा पावरफुल था। अब उसने क्या किया जी, उसने सोचा कि मुझे मदद चाहिए, वो यहाँ से चला गया दमिश्क। ठीक है, दमिश्क गया और वहाँ पर जाके जो नूरुद्दीन जंगी था, ठीक है जी, उसके पास जाके और वहाँ से उससे हेल्प मांगी कि भाई आप ऐसा करें कि हमारे जो बादशाह साहब हैं यानी कि अबू मोहम्मद अब्दुल्ला जो हैं उनको आपकी मदद चाहिए, आप उनकी मदद करें, क्योंकि जो हुकूमत है वो एक ऐसे शख्स के हाथ में आ गई है कि जो उनका बिल्कुल मुखालिफ है, उनको कत्ल कर देगा। इस तरह की खैर को बातें की उसके साथ जाके। तो उसके नतीजे के तौर पर क्या हुआ जी, तो नूरुद्दीन जंगी था, ठीक है, जो इस्लाम का एक बहुत बड़े सिपाही थे, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया जी, ये उस टाइम पे अब्बासीड के अंदर रूल कर रहे थे, दमिश्क के अंदर। यहाँ पे आप मैप के अंदर देखिए तो ये है हमारे पास दमिश्क, ठीक है, तो यहाँ पे नूरुद्दीन जंगी की जो है वो हुकूमत थी उस टाइम पे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने शेर कोह नामी एक जो जनरल था उस जनरल को भेजा, किसके साथ जी, शादिर के साथ, कि भाई आप शादिर के साथ जाएं और इसकी हुकूमत को रिस्टोर करें। इसकी हुकूमत को क्या मतलब, इसको जाके वापस वज़ीर आज़म बना दें, क्योंकि बादशाह तो वही था, यानी जो खलीफा था वो मोहम्मद अब्दुल्ला ही बैठा हुआ था, सिर्फ वज़ीर आज़म का झगड़ा चल रहा था कि वज़ीर आज़म चेंज होते जा रहे थे। तो शादिर ने दोबारा से अपना जो वज़ीर आज़म की अथॉरिटी थी उसको वापस लेने के लिए नूरुद्दीन जंगी से जाके दमिश्क में मदद मांगी। ऐसे में शेर कोह को जो है वो भेजा गया और शेर कोह ने आके वापस यहाँ पे आके जंग की और जंग के नतीजे के तौर पे क्या हुआ जी, यहाँ पे आके उसको अथॉरिटी को हासिल किया। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी समझनी है कि इसी दौरान शादिर के टाइम के दौरान ही जो है यहाँ पे ईसाई भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे मिस्र के अंदर, क्योंकि इससे पहले मैं पीछे आपको जिक्र कर चुका हूँ कि ईसाई जो है वो फ़लस्तीन के अंदर पावरफुल थे, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे उन्होंने अपनी साजिशें बढ़ाई और आहिस्ता आहिस्ता अपने जासूस बढ़ाए तो वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर गए थे कि उन्होंने मिस्र के भी पूरे का पूरा जो सल्तनत की किस्म की उसमें बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था और मिस्र को एक किस्म का वो कैद कर लिया था उन्होंने, यानी मिस्र एक किस्म का उनके कब्जे में था, ठीक है, यहूदी ईसाइयों के कब्जे में था मिस्र की हुकूमत भी।
और आहिस्ता आहिस्ता उनका जो रूल है वो बढ़ता जा रहा था। तो ऐसे में शादिर ने क्या किया, यहाँ पे आके को शेर की मदद से अपनी वजारत को दोबारा से हासिल किया। अब जब दोबारा से वजारत हासिल हो गई तो शेर को यहाँ से वापस चला गया, ठीक है। अब शेर को जब यहाँ से वापस गया तो शादिर ने अब देखिए क्या किया कि बजाय उसके उसका एहसान रखता कि उसने उसकी जो है वो वापस की, सल्तनत वापस दिलवाई, तो उसने क्या किया, उसी की फौज के ऊपर हमला कर दिया। अब जब उसकी फौज के ऊपर हमला किया तो जो शेर कोह था, ठीक है, शेर कोह ने क्या किया, वापस अटैक किया। और वापस जब अटैक किया तो अब शादिर साहब उसका मुकाबला नहीं कर सके, तो शादिर ने क्या किया, फिर ईसाइयों से मदद मांग ली, क्योंकि पहले से ये सारी गेम हो रही थी। तो ऐसे में जो है वो मदद मांगी जब ईसाइयों से, तो ईसाइयों ने क्या किया जी, मिस्र के ऊपर कब्जा कर लिया। और कब्जा किस बहाने से किया कि भाई हम आपकी मदद कर रहे हैं। ऐसे में जो है फिर शादिर को उन्होंने सामना किया शेरकोह का, लेकिन शेरकोह ने उन्हें शिकस्त दी। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि शेर को जो है उसने फिर आर्मी मंगवाई, यानी कि जो आर्मी आई नूरुद्दीन जंगी की, तो उसने आगे जो है फिर जहाँ से जान छुड़ाई। और इस तरह से मिस्र जो है, मिस्र को फिर एक बहुत बड़ी जंग हुई। बहुत बड़ी जंग के नतीजे के तौर पे जो है फिर मिस्र को ईसाइयों से खाली करवाया गया। अभी तक बादशाह वही बैठा हुआ है, यानी मोहम्मद अबू अब्दुल्ला साहब ही बैठे हुए और उनको कोई परवाह नहीं। फिर उनको थोड़ा सा होश आया कि यार ये मेरी वजारत के अंदर क्या हो रहा है। और ऐसे में जो है फिर उस बंदे ने जो है वो शेर को ये रिक्वेस्ट की कि भाई आप ऐसा करें, क्योंकि जो शादिर है ये तो अयूबियों का, ईसाइयों का जो है वो सारा पाला हुआ है, तो आप मेहरबानी करके यहीं पे मेरे वज़ीर-ए-आज़म बने। तो शादिर वज़ीर-ए-आज़म बना। उसके बाद शादिर की वज़ीर-ए-आज़म के बाद जो है जब उसकी वफ़ात हुई तो उसके बाद जो उसका भतीजा था, ठीक है जी, जिसको वो पहले ही ऑलरेडी भेज चुका था यहाँ पे कंट्रोल के लिए एक शहर के, जो कि मिस्र के अंदर एक शहर के कंट्रोल में था, सलाहुद्दीन अयूबी, ठीक है जी। तो सलाहुद्दीन अयूबी जो है उसको फिर वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया। और जैसे ही सलाहुद्दीन अयूबी यहाँ पे जो है वो वज़ीर बना तो यहाँ के हालात बदलना शुरू हो गए। खैर हालात क्या बदलने थे कि हालात यूँ बदले कि जो फातिमी शिया का जो इन्फ्लुएंस था वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया, क्योंकि अयूबी जो है वो सुन्नी मुसलमान था। तो इस तरह से सुन्नीज़म जो है वो फैलने लगा। और ख़ास करके इमाम मालिक और इमाम शाफी, जो इमाम शाफी हैं उनका गढ़ माना जाता है मिस्र को, ठीक है। तो अब ये 4 स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो जो शाफी है, शाफी स्कूल ऑफ थॉट, और इमाम मालिकी स्कूल ऑफ थॉट जो है ये यहाँ पे सुन्नी इस्लाम का यहाँ पे मिस्र के अंदर फैला। और वो जो तकरीबन 200 सालों से एक इन्फ्लुएंस था फातमियों का या इस्माइलियों का, जो एक इन्फ्लुएंस यहाँ पे चला आ रहा था और एक बहुत बड़ा प्रेशर भी था, ठीक है, वो ख़त्म हुआ। और आहिस्ता 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 मिस्र उनकी गिरफ्त से निकलना स्टार्ट हो गया। और ये जो अफ्रीका की खिलाफत थी ये इनके हाथ से निकलना, क्योंकि मराकेश तो पहले ही इनके हाथ से जा चुका था, ठीक है। अब जो है मिस्र बचा हुआ था। तो मराकेश और ट्यूनिस के जो आज के इलाके हैं ये उस टाइम पे खिलाफत का हिस्सा थे, जो आहिस्ता आहिस्ता अब दूर हो चुके थे। तो सलाहुद्दीन अयूबी जो है वो गवर्नर बना यहाँ पे। उसके बाद जो है वो फिर मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की वफ़ात हो गई। जब मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की वफ़ात हुई तो इस तरह से जो है ये जो फातमी एम्पायर थी उसका हो गया जी खात्मा। तो फातमी एम्पायर का खात्मा हुआ और सलाहुद्दीन अयूबी जो है वो यहाँ पे अयूबी डायनेस्टी का बानी बना। और फिर अयूबी डायनेस्टी, ये जो आपको सामने यहाँ मैप के अंदर दिखाई दे रही है रेड कलर की, ये सारी की सारी अयूबी डायनेस्टी है। गो कि ये है अयूबी डायनेस्टी, ठीक है। ये वो तुर्क हैं जो कि कुर्द हैं, असल में कुर्द तुर्क हैं, जिनकी आज भी तुर्कों के साथ जो है वो शाम और तुर्की के बॉर्डर के ऊपर इनका एक इलाका है, वहाँ पे लड़ाई आज भी इनकी कुर्द तुर्कों की जारी है। और ये बहुत ही जो है वो वायलेंट किस्म के जो हैं जंगजू हैं और बहुत ही तगड़े किस्म के जंगजू हैं, ठीक है। तो कुर्द असल में नस्ल से थे। तो अब यहाँ पे इनकी हुकूमत बनी और आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत फैलती गई। लेकिन यहाँ पे डायनेस्टी अयूबी थी, फिर भी जो खुतबा था, जुम्मे का जो खुतबा था, जो बताता था कि बादशाह कौन है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, तो वो खुतबा जो है वो अब्बासियों का ही पढ़ा जाता रहा, ठीक है। इसी वजह से कहा जाता है कि अब्बासियों ने 500 साल रूल किया, जिसमें मैं ऑलरेडी अब्बासी खिलाफत के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ कि सिर्फ वो बराए नाम ही था, ठीक है, कि उनका खुतबे में नाम पढ़ा जाता, लेकिन जो डायनेस्टीज़ थी, जो सल्तनतें थी, वो अलग अलग फैली हुई थी। तो यूँ यहाँ पे क्या हुआ जी, फिर फातमिद का खात्मा हो गया। और फातमिद के खात्मे के बाद जो है वो 200 साल की इनकी हुकूमत का यहाँ पे खात्मा हुआ। और कोई खातिर ख्वाह कामयाबी यहाँ पे इन्हें हासिल इन 2 सालों में नहीं हुई, सिवाय इसके कि इनकी एक हुकूमत एक एरिया के अंदर बनी रही। और उसके बाद यहाँ पे अयूबी डायनेस्टी जो है वो स्टार्ट हो गई, जो कि सलाहुद्दीन अयूबी जिसे आगे लेके चला। उसके बाद जो अब हम आगे बढ़ेंगे तो सलेबी जंगों की बात करेंगे और देखेंगे किस तरह से सलाहुद्दीन अयूबी ने जो है फिर ये जो ईसाई थे जो यहाँ पे बैठ चुके थे यहाँ पे गठ बना के, तो उनको कैसे यहाँ से निकाला गया और फिर आगे आलम इस्लाम के हालात क्या बने। और एट दी एंड यहाँ पे इसको एंड करते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फीडबैक के लिए जो है यहाँ पे आपका कमेंट सेक्शन मौजूद है।